भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान एडवोकेट ने। जी हां, हम आपको बता दें कि रामवीर चौहान ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े उद्योगपतियों को कर्जा देती है और उसका कोई सिविल चेक भी नहीं करती, और एक गरीब आदमी 50 लाख का लोन लेने जाता है, उसका कई बार सिविल चेक होता है। और इस देश में इतनी भ्रष्टाचार फैल चुका है, कहीं ना कहीं इसके लिए सभी पार्टियों को अपने अपने स्तर पर काम करना चाहिए। क्या कहा रामवीर चौहान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए सुनते हैं। हम आपके सामने इस बात को रखना चाहते हैं कि चाहे वो बोफोर्स का मुद्दा हो या इससे पहले जीप घोटाले का मुद्दा रहा नेहरू काल में, इसके बाद अब जो मुद्दा चल रहा है अभी इस समय देश में, जो आज ये फुटबॉल वाला इशू चल रहा है, दोनों पार्टियां फुटबॉल खेल रही हैं, कभी केजरीवाल के पाले में गेंद जाती है, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी के पाले में गेंद जाती है। विपक्षी पार्टी है, चाहे राजस्थान में विपक्षी पार्टी है या जो महाराष्ट्र में भी खेल हुआ, तो हम उन सबसे इस प्रेस वार्ता के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दी हुई है, एक स्टेट लिस्ट है, एक सेंट्रल लिस्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट है। तो स्टेट लिस्ट में लॉ एंड ऑर्डर और जो लोकल पुलिस है उसकी भी पावर्स हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल लगातार इस तरीके से करती रहेगी और इस देश के बेरोजगारों को, नौजवानों को, किसानों के मुद्दे को, गरीब दलित के मुद्दे को भ्रष्टाचार के नाम पे गुमराह करती रहेगी, तो हमारा ये अनुरोध है उन विपक्षी पार्टियों से जो राज्यों में सत्ता में हैं, वो भी अपने साथ अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में हर राज्य में अपने अपने प्रदेश कार्यालय, जिला कार्यालय बनाए हैं, उनके बारे में वो जांच शुरू कर दें और इस जांच पे एक श्वेत पत्र लेकर आए हैं। पूरे देश के नौजवान आज बेरोजगार, सिर्फ भ्रष्टाचार, डेली ईडी और सीबीआई की खबरें छपती है देश में, इसके अलावा कोई खबरें नहीं, टीवी में भी कोई खबरें आपको नहीं मिलेंगी। हम आपको ये कहते हैं कि सीबीआई और ईडी की खबरें हैं, तो जो राज्यों के पास सीआईडी है, राज्यों के पास जो सीआईडी है या एसआईटी है, वो भारतीय जनता पार्टी की जो नेतृत्व है या जो उनके लीडर्स हैं उन स्टेट्स में, उनके खिलाफ भी वो कार्रवाई करें। इनकम टैक्स उनके पास भी है, वो राज्यों में उस मशीनरी का इस्तेमाल उन नेताओं के साथ उनके खिलाफ करें, ताकि ये सीबीआई और ईडी की लड़ाई इस देश में बंद हो और जनता के मुद्दों पे बात हो। इससे पहले भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध बीजेपी ने 16,000 करोड़ के घोटाला की बात करी दिल्ली में, और उसके विरुद्ध केजरीवाल सरकार ने 10,000 करोड़ का घोटाला एनसीडी में बताया। हमने उसके खिलाफ भी आवाज उठाई कि ये जो देश में चल रहा है ये भ्रष्टाचार का खेल, इसको बंद किया जाए, जनता के मुद्दों पर बात की जाए। साथ साथ आप सभी प्रेस बंधुओं के सामने एक बात और हम रखना चाहते हैं कि इस देश का जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उन वित्त मंत्री के जितने भी अभी तक के डिसीजन हैं, उनकी जांच की भी मांग करते हैं। उनकी जांच की मांग इसलिए करते हैं कि 2,21,000 करोड़ का जो लोन अंबानी अडानी ग्रुप को दिया गया, या अभी 14,000 करोड़ अडानी ग्रुप को दिया गया, उस पैसे का इस्तेमाल, वो जो पैसा था वो किसका पैसा था या किसकी सहमति से वो लोन दिए गए। अगर एक गरीब आदमी लोन लेता है तो उसके बदले में उसको गारंटी देनी पड़ती है, और गरीब किसान का कर्जा माफ नहीं होता, लेकिन इन लोगों का एनपीए कर दिया जाता है। नॉन अर्निंग एसेट्स जो इनका कर दिया, नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स जो किया जाता है इनका, उस एसेट्स के पीछे कौन लोग हैं। और पूरे देश की जनता के सामने एनडीए की सरकार बताए कि क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है। 2,21,000 करोड़ का जो अडानी का कर्ज माफ किया जा रहा है, अंबानी का कर्ज माफ किया जा रहा है, किसकी सह पे किया जा रहा है, और वो पैसा किसके पास जा रहा है। जो का कर्ज माफ नहीं होगा और जो सरकार के पोषक
लोग हैं जिनके हाथ में पूरा सिस्टम है, पूरा मीडिया सिस्टम, मीडिया हाउस जिनके हाथ में है, उनके कर्जे माफ किए जा रहे हैं। जबकि अगर आप बैंक में लोन लेने जाएंगे तो आपका सिविल का डाटा वो पूछा जाएगा, रिकॉर्ड कि आपका रिकॉर्ड पिछला कैसा है। तो इन लोगों को कर्ज किसके हिसाब में दिए जा रहे हैं? अगर अंबानी अडानी को पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं देश के में, तो इनको कर्ज किसके हिसाब में दिया जा रहा है? किसकी गारंटी में कर्ज दिया जा रहा है? इस मुद्दे पे जो केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पे खेल रही है, तो हम तमाम देश की विपक्षी पार्टियों से अनुरोध करते हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा सिर्फ देश की जनता को गुमराह करने का मुद्दा है, ताकि मेन मुद्दे पे लोगों को ना लाया जा सके। और ये जो भ्रष्टाचार जो अंबानी अडानी ग्रुप को जो पैसा दिया जा रहा है, ये रोज का जो 10-20 करोड़ रुपए का घोटाला दिखा रहे हैं, इससे कहीं बड़ा घोटाला ये केंद्र सरकार ने किया है और वित्त मंत्री ने किया है। तो वित्त मंत्री का हम इस्तीफे की भी मांग करते हैं। आम आदमी हमने शुरू से ये बात कही है कि केंद्र की सरकार बड़ी भ्रष्टाचारी है और ये छोटी भ्रष्टाचार है, ये छोटी भ्रष्टाचारी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी का जन्म चंदे के गबन से हुआ है। रामलीला मैदान का जो चंदा था, जो फोर्ड फाउंडेशन का जो पैसा आया, जो फोर्ड फाउंडेशन का पैसा आया, वो किसके माध्यम से देश में पहुंचा है? तो आम आदमी पार्टी का तो जन्म ही भ्रष्टाचार से हुआ है, इसलिए इसका अंत भी भ्रष्टाचार से ही होगा। ये पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। रामवीर जी, क्या लगता है शराब का घोटाला ये हुआ है? आपका क्या कहना है इस पर? तो इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है। देखिए, शराब का जो घोटाला है, हमने शराब के घोटाले पे पहले भी अपनी बात रखी थी। शराब का घोटाला नहीं, ये आरएसएस की साजिश थी, क्योंकि जो आरएसएस के जो एक गुरु हुए गोलवालकर, उन्होंने अपनी बुक बंच ऑफ थॉट्स में ये लिखा है कि शराब की दुकानें गरीब बस्तियों में खोली जाए, नशे का व्यापार गरीब बस्तियों में किया जाए, ताकि वो लोग नशे में डूब के दिमागी तौर पे इस्तेमाल ना कर सके अपना। और इसलिए केजरीवाल उसी आरएसएस का छोटा प्रोडक्ट है। इसने उसकी पॉलिसी को चलाते हुए गली गली मोहल्ले मोहल्ले में शराब के ठेके खोले। और जब ये मुद्दा जनता के सामने सबसे पहले आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने 272 वार्ड में प्रदर्शन किया था इस मुद्दे को लेके। और आज जो देश में चल रहा है, एक नूरा कुश्ती चल रही है। देश में जितनी भी सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, जो सामाजिक न्याय के मुद्दे पे या देश के सेकुलरिज्म के मुद्दे पे जो राजनीति कर रहे हैं या जो सेकुलरिज्म की आवाज उठा रहे हैं, उनको खत्म करने के लिए ये सॉफ्ट हिंदुत्व का स्लो पॉइजन आरएसएस द्वारा पैदा किया हुआ है, जिसका नाम है आपके आम आदमी पार्टी केजरीवाल। उससे गुमराह करने के लिए भ्रष्टाचार के मुद्दे लगातार। अपनी पार्टी का क्या उद्देश्य है आगे के लिए? आपकी अपनी पार्टी जिस दिन से बनी है, उसी दिन से हमारा उद्देश्य ये है कि देश में समानता का अधिकार लागू हो। हमने सबसे पहला और हमारा मेन ऑब्जेक्ट, अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य और आखिरी उद्देश्य ये है कि हम इस देश में कास्ट एबोलिशन एक्ट लेकर आएंगे, जाति उन्मूलन कानून, ताकि इस देश में दो ग्रुप हों, एक गरीब एक अमीर। और जब गरीब लोगों का वोट ज्यादा है, तो गरीब लोग समानता और बंटवारे के लिए संघर्ष करेंगे। ये जातियां जो है, ये कॉन्स्पिरेसी है गरीब लोगों के अधिकारों को छीनने के लिए। इसलिए आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने लगातार ये कहा है कि हम कास्ट एबोलिशन एक्ट लेके आएंगे इस देश में, जब भी हम सत्ता में आएंगे। नहीं तो इन सत्ता में बैठी हुई पार्टियों को मजबूर करेंगे कि ये कास्ट एबोलिशन एक्ट लेके आएंगे। रामवीर जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि आज केंद्र सरकार ईडी की धमकी देकर कहीं न कहीं कार्य कराना चाहती है। दिल्ली सरकार के विधायकों का कहना यह है कि बीजेपी 20-20 करोड़ में हमें अपने पाले में करना चाहती है, इसके लिए धरना प्रदर्शन। क्या ये बात सच है? ये जो दिल्ली की सरकार है और केंद्र की सरकार, ये दोनों अलग नहीं है कि सिक्के के दो पहलू हैं। इनका कोई अलग नहीं है। ये इन्हीं के ये क्या करते हैं, गुजरात का जो चुनाव है, ये गुजरात के चुनाव के लिए एक भूमिका बनाई जा रही है, ताकि देश में हमारा ही पक्ष और हमारा ही विपक्ष हो। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये चाहती है कि पक्ष भी हमारा हो और विपक्ष भी हमारा हो। तो आम आदमी पार्टी बीजेपी के पहलू के दो सिक्के एक ही बात करती है। आम आदमी पार्टी बीजेपी आरएसएस का पैदा किया हुआ छोटा बच्चा है।
और बड़ा बच्चा बीजेपी है। देश के वित्त मंत्री की जांच नहीं होनी चाहिए जो ऐसे पूंजीपतियों को पैसा दे रहे हैं जो पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं देश के बैंकों के, उनको कर्जा कैसे दिया जा रहा है? तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? जांच को लेकर क्या आपकी अपनी पार्टी पीपल क्या खत लिखेगी क्या पीएम को कि इसकी जांच होनी चाहिए सीतारमन जी की जो इन्होंने जो माफ किए हैं? जो हम तो खत भी लिख रहे, प्रदर्शन भी कर रहे हैं इस चीज के लिए कि निर्मला सीतारमन का तुरंत इस्तीफा होना चाहिए। ये जो पूंजीपतियों को लोन दिया जा रहा है, ये जब एक गरीब आदमी का सिविल चेक किया जाता है तो इन पूंजीपतियों का सिविल क्यों नहीं चेक किया जाता? चलिए आखिर डॉक्टर अम्बेडकर ने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने या काशीराम साहब ने जो अधिकार दिए उनको पूरा करने के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। चलिए बहुत